आज हम लोग डीएवी क्लास 7 का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 11 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है, इसीलिए इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है और अगर ये चैप्टर आपके स्कूल के सिलेबस में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अगले पार्ट्स का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अब आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक जितने सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवाया है सभी को मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज सेपरेट करके प्लेलिस्ट में रख दिया है, ताकि किसी भी वीडियो को सर्च करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप पहली बार डीएवी गुरु पर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नए क्लासेस होते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, इसीलिए ब्रेन मैपिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, कि आखिर इस चैप्टर में है क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। हमारे नेचर में कितने तरह के चार्जेस होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। चार्जेस हमेशा पेयर्स में बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग अप। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। टोटल 3 मेथड है, तीनों मेथड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चार्जेस इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। जब बिजली कड़कता है तो लाइटनिंग कंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली कड़कता है तो उस समय सेफ रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा एडवांटेजेस ऑफ लाइटनिंग। बिजली कड़कने का फ़ायदा क्या क्या है, सबसे लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सब कुछ आपको पता है, कोई नया चीज़ यहाँ पर जानने को नहीं है, बट इसको एक बार फटाक से हम लोग रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जो लाइफ है ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और ख़ासकर समर डेज़ में। समर डेज़ में हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, हम लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, और उसी कारण से हम लोग बहुत तेज़ गर्मी को भी झेल लेते हैं। अगर हम लोग बात करें विंटर डेज़ की तो वहाँ पर भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग हीटर चलाते हैं और बिना हीटर के ठंडा को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हर सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके चलाते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग को बताया गया है। इलेक्ट्रिसिटी का जो इंपॉर्टेंस है ये तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। आपको दिखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब्स अपने आसपास में, आपको ट्यूब लाइट्स दिखेंगे और आपको एलईडीज दिखेंगे। और ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे घर को और हमारे स्ट्रीट्स को लाइट अप करने का काम करते हैं, रोशन करने का काम करते हैं, हमें इससे लाइट मिलता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग फैंस को भी चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, जिससे कि हम लोग अपने आप को गर्मी के दिनों में ठंडा रख पाते हैं। हम लोग रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, फ्रिज को चलाते हैं, जिससे कि हमारा फूड आइटम जो होता है वो ठंडा रहता है, और इसके कारण से ये जो फूड आइटम है बहुत लंबे समय तक फ्रेश रह पाता है। उसके अलावा हम लोग रेडियो चलाते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, जो कि हमें एडुकेट करने में और एंटरटेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हम लोग मेट्रो ट्रेन्स को भी यूज़ करते हैं। मेट्रो ट्रेन के हेल्प से लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं बहुत ही आसानी से, और इसको भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जितने सारे डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे देखें ना, जितने सारे अप्लाइंसेस हम लोग यहाँ पे देखें, सभी को एनी हाउ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी वो वर्क कर सकता है, तभी वो काम कर सकता है। वन ऑफ द मेजर रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, पिछले दशक का जो सबसे बड़ा आविष्कार था, जिसका नाम है कंप्यूटर, इसको भी रन करने के लिए, इसको भी चलने के लिए यूपीएस चाहिए, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिना रुके इसको पावर सप्लाई चाहिए,
तभी कंप्यूटर काम कर सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, पंप्स हो गए, जिसको कि फार्मर्स यूज़ करते हैं, किसान यूज़ करते हैं अपने खेतों में पानी देने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए, उसको भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसके अलावा जितने सारे फैक्ट्रीज़ होते हैं जो कि प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, क्लोथ्स, जहाँ पे क्लोथ का प्रोडक्शन होता है, कपड़ा बनता है, उसके साथ साथ जहाँ पे फूड आइटम्स बनता है, खाने का कोई सामान बनता है, कन्फेक्शनरी, अगर आप किसी दुकान को देखें जहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जाती है, स्टेशनरी जहाँ पर कॉपी किताब कलम ये सब बनता है, यूटेंसिल्स बर्तन, ग्लास, वाटर पैकिंग जहाँ पर होता है, एंड सो ऑन। जितना भी आप फैक्ट्रीज देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस के बारे में पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ही चलता है, और इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम लोग यहाँ तक जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इतना आसानी से यूज़ कर पाते हैं, इसका क्या स्टोरी है, शुरू कहाँ से हुआ, उसके बारे में इस वाले पैराग्राफ में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इसका स्टोरी समझने के लिए हम लोग को दो सब्सटेंसेस के बारे में सबसे पहले समझना होगा कि अंबर क्या होता है और फ्लैनेल क्या होता है। बहुत सारे पेड़ से आप देखिएगा कि गोंद निकलते रहता है, और जब वो गोंद सूख जाता है ना तो बहुत हार्ड हो जाता है और कुछ इस टाइप का सब्सटेंस बन जाता है, और इसी सब्सटेंस को हम लोग अंबर बोलते हैं। और फ्लैनेल कुछ नहीं है, फ्लैनेल एक टाइप का फैब्रिक है जिसको बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, और उस कपड़े से हम लोग शर्ट पैंट कुछ भी बना लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी ना 16th सेंचुरी में हुआ था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन के साथ हुआ था। यानी कि एक ऐसा चीज़ देखा गया था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा था साइंटिस्ट को। उस समय हुआ क्या था कि जब अंबर को रगड़ा गया फ्लैनेल से, अंबर क्या था बता चुके हैं, उसको जब फ्लैनेल के साथ रब किया गया तो रब करने के बाद देखिए क्या हुआ, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया। वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगा, जैसे कि सूखा हुआ घास हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा जैसे पेपर का होता है ना, छोटा छोटा फाड़ के टुकड़ा हम लोग कर देते हैं, उसको भी अपनी तरफ खींचने लगा। और जो पिथ बॉल्स होता है, जो फोम का गोली होता है छोटा छोटा, हम लोग सजाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको भी अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करने लगा। आप भी देखिएगा जब कंघी को आप बाल में रगड़ेंगे ना और उसके बाद छोटा सा पेपर लाएंगे तो उसमें आकर चिपक जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके का फेनोमेनन उस समय देखा गया जब किसको रगड़ा गया, अंबर और फ्लैनेल को एक साथ रगड़ा गया था। दिस प्रॉपर्टी वाज नोट शोन बाय अंबर व्हेन इट वाज नोट रब्ड अगेंस्ट फ्लैनेल। और जब अंबर को फ्लैनेल से बिना रगड़े ऐसा किया गया, चेक किया गया कि क्या दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या नहीं, तो वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब रब किया गया ना अंबर को फ्लैनेल के साथ, उसी समय उसमें कुछ खास हुआ होगा जिसके कारण से उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि जब अंबर के टुकड़े को रब किया गया था तो एक्चुअली हुआ क्या था, वो जो अंबर का टुकड़ा था ना वो इलेक्ट्रीफाई हो गया था। इलेक्ट्रीफाई होने का मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया था, और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाने के कारण उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया था, जिसके कारण से वो हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पा रहा था। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। अंबर का ही ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन। अंबर को ही ना पहले रब करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले पता चला था। तो अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से निकलकर बन गया इलेक्ट्रिक। अब देखिए आगे बताया गया है कि जब अंबर के इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि उसको रब करने के बाद वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, उसमें चार्ज आ जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और उन सारे एक्सपेरिमेंट से और भी ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पता चला जो कि सेम टाइप के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब आप देखिए प्लास्टिक में भी वो प्रॉपर्टी है, अगर आप प्लास्टिक को रब करेंगे अपने हेयर्स के साथ तो उसके बाद वो भी इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, उसमें भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट को वो भी अपनी तरफ खींच सकता है। अब देखिए एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जिनके बारे में आपको याद रखना है। इनका नाम है विलियम गिलबर्ट। ये 1540 से लेकर 1603 तक रहे थे। ये इंग्लिश थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। फिजिशियन और फिजिसिस्ट दोनों थे। इन्होंने और रिसर्च किया था अंबर जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसके बारे में, और इन्होंने पता लगाया कि जैसा प्रॉपर्टी अंबर शो करता है ना वैसा ही प्रॉपर्टी डायमंड, सफायर, ओपेल और रॉक साल्ट भी दिखाता है। अगर उसको भी रगड़ा जाता है ना, उसको भी रब किया जाता है फ्लैनेल के साथ, तो उसमें भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है।
और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी है जो कि इस टाइप का प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। आप उसको कितना भी रब कर लेंगे फ्लैनेल में, वो चार्ज नहीं होगा, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें कि हमें अनचार्ज्ड और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि हम लोग किस ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड बोलेंगे और किस ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड बोलेंगे। अनचार्ज्ड और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में फिगर के थ्रू समझना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें दोनों टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि जितना पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और अगर इसमें 5 ही नेगेटिव चार्ज भी हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग अनचार्ज्ड बोलेंगे, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, और इसके कारण से वो न्यूट्रल कहलाएगा, यानी कि वो चार्ज नहीं कहलाएगा, वो अनचार्ज्ड होगा। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज है, बट इसके अपोजिट चार्ज जो है 3 ही है, 3 ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड बोलेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव का संख्या ज़्यादा है, और उसी तरह से अगर नेगेटिव का संख्या भी ज़्यादा हो जाए तो भी उसको हम लोग चार्ज्ड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव चार्ज है, बट इसका जो अपोजिट है प्लस वाला वो सिर्फ 3 ही है, तो इसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज्ड बोलेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला ज़्यादा है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इसमें प्लस वाला ज़्यादा है। बट यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में क्या था, इसमें जितना प्लस वाला है उतना ही माइनस वाला है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे या इसको हम लोग अनचार्ज्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डेफिनेशन दिया गया है, जिसको आपको याद रखना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और सिंपली चार्ज्ड। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज बोलेंगे, या सिंपली हम लोग उसको चार्ज भी बोल सकते हैं, इफ़ इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। अगर उसमें ऐसा प्रॉपर्टी आ गया है, ऐसा खासियत अगर उसमें है कि वो हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच पाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड या चार्ज्ड बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यूजुअली डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, उसमें आपको ये प्रॉपर्टी नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सब्सटेंस को उठाए उसमें पहले से वो प्रॉपर्टी है कि वो हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा आपको नहीं के बराबर या बहुत कम देखने को मिलेगा। डैट इज दे आर अनचार्ज्ड, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अनचार्ज्ड बोलेंगे, क्योंकि वो किसी भी छोटे या हल्के सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेट अस नाउ डू सम सिंपल एक्टिविटीज टू सी हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज्ड एंड व्हाट आर देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर चार्ज्ड अप। अब हम लोग 2 एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे कि हम लोग को पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई सब्सटेंस चार्ज हो जाता है तो उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए, पहला एक्टिविटी में वही कंघी वाला जादू दिया गया है, जिसमें कि कंघी को आप अपने हेयर्स में रब करते थे, और उसके बाद उस कंघी को जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाया जाता था तो वो उसमें जाकर चिपक जाता था। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप एक प्लास्टिक कॉम्ब लेंगे, प्लास्टिक का कंघी लेंगे और उसको अपने हेयर्स में रगड़ेंगे, और उसके बाद किसी हल्के सब्सटेंस के पास ले जाएंगे, जैसे कि कागज़ का टुकड़ा हो गया या फोम का गोली हो गया, उसके पास जब आप ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्ब है आपका, प्लास्टिक का कॉम्ब है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, इसमें कैपेसिटी आ गया कि ये किसी हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन एक्टिविटी नंबर 2 में बोला गया है कि अगर आप सेम चीज़ मेटल कॉम्ब के साथ करेंगे, मतलब ऐसा कंघी जो कि मेटल का बना हुआ है, जैसे कि स्टील का बना हुआ कंघी अगर आप यूज़ करेंगे, उसको कितना भी आप रब करेंगे तो आपका जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा ना, उसमें आकर नहीं चिपकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल कॉम्ब को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आ सकता है। अब देखिए, इस वाले टेबल में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, और वो ऑब्जेक्ट मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है ये भी आपको बताया गया है। मेटेलिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मेटल से बने होते हैं। मेटल में कौन कौन आता है, जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, सोना हो गया, ये सब मेटल है। और नॉन मेटेलिक किसको बोलेंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है, जैसे कि लकड़ी का बना हुआ ऑब्जेक्ट हो गया, प्लास्टिक का बना हुआ ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक कहलाता है। और उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि वो ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं, मतलब
उसको आप चार्ज कर सकते हैं या नहीं, ये भी आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स है, जिसमें कि पहला है प्लास्टिक कॉम्ब, दूसरा है मेटल कॉम्ब, और दोनों के साथ हम लोग एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अभी पिछले एक्टिविटी में। जब हम लोग प्लास्टिक का कंघी को अपने बालों में रगड़े थे तो वो इलेक्ट्रीफाई हो गया था, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया था। लेकिन जब आप मेटल कॉम्ब को अपने बालों में रगड़ेंगे तो उसको आप इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते हैं, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप नहीं ला सकते हैं। तो इससे हम लोग को पता चला कि प्लास्टिक कॉम्ब जो कि नॉन मेटेलिक है, मतलब मेटल से बना हुआ नहीं है, उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ सकता है। बट जो मेटल कॉम्ब है ये मेटेलिक है, मतलब मेटल का बना हुआ है, और इसको रगड़ने के बाद हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटर कौन हुआ? डिफ्रेंशिएटर तो यही हुआ कि मतलब जो ऑब्जेक्ट मेटेलिक आपका है उसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट आपका नॉन मेटेलिक है उसको आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। वही चीज़ आपके हर सब्सटेंस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जो होता है प्लास्टिक का होता है और ये नॉन मेटेलिक है, तो इसको जब आप रब करेंगे तो ये चार्ज हो सकता है, इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, वही यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से एबोनाइट रॉड जो कि नॉन मेटेलिक होता है, मतलब मेटल का बना हुआ नहीं होता है, इसको भी आप रब करेंगे तो ये आसानी से चार्ज हो जाएगा। ग्लास रॉड भी नॉन मेटेलिक है, मेटल का बना हुआ नहीं है, इसको भी आप रब करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। बट मेटल पेन जो है वो मेटेलिक है, मतलब मेटल से बना हुआ है, और अगेन इसको आप रब करते रह जाएंगे लेकिन ये चार्ज नहीं होगा, इसमें आपका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आ सकता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका टाइटल है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा। कंडक्टर्स हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जो कि अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर हम लोग ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जो कि अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल अलग चीज़ है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत तेज़ी से फ्लो करता है ना, तब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े हैं, तो चार्ज अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट अलग चीज़ है, आप उसको मिक्सअप मत कीजिएगा। अभी जो हमने एक्टिविटी नंबर 2 देखा था उससे हम लोगों को क्या पता चला? उससे हम लोगों को पता चला कि जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेटल के बने होते हैं वो चार्ज नहीं होते हैं। अगर हम लोग उसको रब करके चार्ज करना चाहें ना तो वो चार्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करके चार्ज करना चाहें तो वो चार्ज हो जाते हैं। वी कैन देयरफॉर थिंक ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन नेचर, और इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि हमारे नेचर में 2 टाइप का मटेरियल होता है। पहला टाइप क्या है? डेट गेट चार्ज अपॉन रबिंग, ऐसा मटेरियल जो कि रब करने पर चार्ज हो जाता है, और दूसरा जो मटेरियल होता है डेट डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, जिसको रब हम लोग करते जाएंगे लेकिन वो चार्ज नहीं होगा। इन्हीं दोनों टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग 2 अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जिसमें कि पहला है कंडक्टर्स और दूसरा है इंसुलेटर्स। अब ध्यान से इसको समझिएगा, दोनों में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। जितने भी सब्सटेंस को हम लोग रब करके चार्ज नहीं कर सकते हैं ना, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने से होकर करंट को पास करने दे देते हैं, लेकिन उसको आप रब करेंगे ना तो वो चार्ज नहीं होगा, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आएगा, और ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना चाहिएगा ना, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा, बट अगर आप उसको रब करेंगे ना और कागज़ के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। और ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको कंडक्टर्स का डेफिनेशन दिया गया है जिसको आपको याद रखना है। इसमें लिखा है मेटेलिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो कि मेटल के बने होते हैं, डेट नॉर्मली डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, जिसको रब करके आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी आपको बताया गया है। बिकॉज दे अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम विथ ईज़, क्योंकि उससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है, इसीलिए आप उसको रब करके चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है तो आप उसको रब करके उसमें चार्ज देना चाहेंगे या उससे चार्ज निकालना चाहेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा ना वो फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, तो उसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आएगा। आर नोन एज कंडक्टर्स, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंसुलेटर्स का डेफिनेशन दिया गया है। इसमें क्या लिखा है? नॉन मेटेलिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि मेटल के नहीं बने होते हैं,
डैट नॉर्मली गेट चार्ज अप, जिसको आसानी से हम लोग चार्ज कर सकते हैं रब करने पर। क्यों कर सकते हैं आसानी से चार्ज? बिकॉज दे डू नॉट अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम ईजिली, क्योंकि उससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज बह नहीं सकता है, फ्लो नहीं कर सकता है। तो अगर आप उसको रब करके चार्ज करना चाहेंगे तो वो चार्ज इसमें टिकेगा, वो फ्लो नहीं होगा। और उसी के कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? चार्ज के रिस्पेक्ट में आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है। बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर फाइंड वाइड वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। चाहे कंडक्टर्स हो या इंसुलेटर्स हो, दोनों का यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। डू यू नो में यहाँ पर मेटल्स के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है कि मेटल जो होते हैं ना, वो अपने से होकर हीट को बहुत आसानी से फ्लो हो जाने देते हैं, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, मतलब हीट को अपने से होकर जाने देते हैं। और उसके साथ साथ मेटल्स जो होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब मेटल से होकर इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकता है। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी मेटल के लिए सही है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक पे, जिसका टाइटल है काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। हमारे नेचर में चार्जेस कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। हम आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब चार्ज होता है ना, तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या तो नेगेटिवली चार्ज होता है। और इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि चार्जेस या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि पहले साइंटिस्ट ने जितने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ना, किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करने के लिए, उसमें वो लोग दो ही तरह के सब्सटेंस को ज़्यादातर यूज़ करते थे। या तो वो एबोनाइट रड को चार्ज करके उसको स्टडी करते थे, या तो वो ग्लास रड को चार्ज करके उसको स्टडी करते थे। एबोनाइट रड को चार्ज करने के लिए फ्लैनल के साथ रब किया जाता था, और ग्लास रड को चार्ज करने के लिए सिल्क के साथ रब किया जाता था। चार्ज करने के बाद दोनों चार्ज तो हो जाता था, लेकिन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस देखने को मिला। दोनों अलग अलग टाइप के नेचर को शो करता था। तो इससे ये पता चला कि इसमें बहुत सारे खास प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से समझने के लिए और भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, और उससे हम लोग को बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले। और हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिले उसको समझने के लिए एक्टिविटी नंबर 3 दिया गया, जिसको हम लोग को अच्छे से समझना होगा। इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को एबोनाइट रॉड भी चाहिए और हम लोग को ग्लास रॉड भी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एबोनाइट रॉड को लेंगे और उसको चार्ज करके कुछ इस तरीके से लटका देंगे। एक और एबोनाइट रॉड हम लोग को लेना है और उसको चार्ज करके उसके पास लेके जाना है। जब दोनों एबोनाइट रॉड ही है, जब दोनों सेम मटेरियल है, तो दोनों का चार्ज का जो नेचर होगा वो भी सेम ही होगा। जब हम लोग इसको इसके पास ले जाएंगे ना, तो एक फोर्स लगेगा जो कि इसको दूर धकेलेगा। दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। लेकिन अगर हम लोग दूसरे केस में देखें तो यहाँ पर हम लोग ग्लास रॉड को चार्ज करके हवा में लटका दिए हैं, और इसके पास हम लोग एबोनाइट रॉड को ला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों का चार्जेस का जो नेचर है अलग अलग है, डिफरेंट चार्जेस है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल भी अलग अलग है। तो जब हम लोग इसको इसके पास लाएंगे ना, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे से चिपकना चाहेगा, एक फोर्स लगेगा जो कि इसको इसके पास ले जाना चाहेगा। तो इस एक्टिविटी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, एक फोर्स लगेगा जो कि दोनों को एक दूसरे से दूर भेजना चाहेगा। और अगर चार्जेस का नेचर डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मटेरियल है, चार्जेस भी अलग अलग है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक फोर्स लगेगा जो कि दोनों को एक दूसरे के पास लाना चाहेगा। इसी एक्टिविटी के आधार पर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चला उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स नॉट ओनली ऑन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो ऑन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करके किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे तो उसके बीच भी फोर्स लगेगा, और अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग किसी दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे तो उसके बीच भी फोर्स लगेगा। और जब दोनों चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, तो फोर्स दो टाइप का हो सकता है, या तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा या तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास ले जाते थे तो सिर्फ अट्रैक्शन होता था। वो वाला एग्जाम्पल आपको याद है ना, एक कंघी हम लोग लिए थे, उसको चार्ज किए थे, और कागज़ का टुकड़ा जो कि अनचार्ज्ड है
उसके पास जैसे हम लोग ले गए तो वो उसमें जाकर चिपक गया, वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता है। आगे यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर हम लोग एक चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो उसके बीच दो टाइप का फोर्स लगता है, या तो वो रिपल्सन हो सकता है या तो अट्रैक्शन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है रिपल्शन व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट आर सिमिलर इन नेचर। अगर दोनों का नेचर सेम है तो दोनों के बीच रिपल्शन होगा, सेम नेचर एक दूसरे को रिपेल करता है। और अट्रैक्शन कब होगा? when two charged up object are different in nature। अगर दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन देयर बिहेवियर वी कैन से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। इसी दोनों बिहेवियर के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो लाइक चार्जेस है, जैसे कि अगर दो प्लस प्लस वाला है और दो माइनस माइनस वाला है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। बट अनलाइक चार्जेस अगर है, यानी कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेगा। और या तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेगा। अब हम लोग को पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है कि अर्ली एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला था कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, अभी हम लोग जस्ट देखे, और दोनों का नेचर भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। दे वर रेफर्ड एज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, एंड दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम बताया था जिसको फॉलो करके हम लोग आसानी से किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हैं कि एक्चुअल में वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग ग्लास रॉड को चार्ज करना चाहते हैं तो सिल्क के साथ उसको रब करना पड़ेगा, और अगर हम लोग एबोनाइट रॉड को चार्ज करना चाहते हैं तो फ्लैनेल के साथ रब करना पड़ेगा। रब करने के बाद दोनों चार्ज तो हो जाता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक नेगेटिवली चार्ज होगा। अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दिया कि ग्लास रॉड को चार्ज करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और एबोनाइट रॉड को रब करने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 3 में हम लोग पहले ही देख चुके थे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन होता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जितना कुछ हम लोग यहाँ पर सीखे उसी के बेसिस पे, उसी को यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी अननोन चार्ज का नेचर। अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करके रख दिया जाए, आपको नहीं बताया जाए कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, तो भी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं यूजिंग अ ग्लास रॉड और एन एबोनाइट रॉड। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो हम लोग को बता दिया कि ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एबोनाइट रॉड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम लोग का अननोन चार्ज, जिसके बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके पास हम लोग ग्लास रॉड को ले जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। और अगर हम लोग एबोनाइट रॉड को उसके पास ले जा रहे हैं तो उसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, तो अट्रैक्शन ही होगा। और अगर हम लोग का अननोन चार्ज नेगेटिव है तो उसके पास ग्लास रॉड को लाने पर अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस, और अट्रैक्शन होगा। और अगर हम लोग उसको एबोनाइट रॉड के पास रखेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज उस समय हो जाएगा। इसको एक बार फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने रख दिया गया और इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, हम लोग को पता लगाना है। इसके लिए हम लोग ग्लास रॉड को भी ले सकते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होता है, और हम लोग एबोनाइट रॉड को भी ले सकते हैं जो कि हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पास लाएंगे। ये ग्लास रॉड हम लोग का पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर इसका चार्ज नेगेटिव होगा ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग को इसका चार्ज ऐसे पता चल सकता है।
उसी तरीके से हम लोग एबोनाइट रड के साथ भी कर सकते हैं। एबोनाइट रड हम लोग का नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास हम लोग ला के देखेंगे, अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लगा, दोनों एक दूसरे की ओर खींचने लगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जरूर ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस इसका चार्ज है, क्योंकि प्लस माइनस रहेगा तभी तो एक दूसरे की तरफ खींचेगा ना। और अगर दोनों के बीच में रिपल्शन होने लगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका चार्ज नेगेटिव, तो इसका भी चार्ज नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सेम चार्ज होगा तभी रिपल्शन हो रहा होगा। तो फाइनली हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जितना सारा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके अगले पार्ट का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अभी तक साइंस के जितने सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनका प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।